हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 7 ऐसे पैरामीटर देखने वाले हैं जो आपको एक मल्टीबैगर शेयर ढूंढने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर कोई कंपनी ये 7 पैरामीटर फुलफिल करती है तो आपको 10 में से 7 कंपनियां आपकी एक मल्टीबैगर साबित हो सकती है दोस्तों। और यही पॉइंट देख के एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। तो ऐसे कौन से पॉइंट है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में जरा से भी कंजूसी मत कीजिए दोस्तों। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और हमारा पहला पॉइंट है टॉप लाइन, बॉटम लाइन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए तीनों पॉइंट को एक ही पॉइंट में कवर कर रहा हूँ दोस्तों। तो पहले समझते हैं टॉप लाइन। टॉप लाइन को आप कंपनी का सेल्स भी कह सकते हो, कंपनी का बिजनेस भी कह सकते हो, या कंपनी का रेवेन्यू भी कह सकते हो। और आसान भाषा में कंपनी ने कितना धंधा किया ये भी आप कह सकते हो। लेकिन मार्केट मार्केट की लैंग्वेज में इसको टॉप लाइन कहते हैं क्योंकि ये आसानी से समझ में ना आए। एग्जाम्पल के लिए हम एक कंपनी लेते हैं, इस कंपनी का टॉप लाइन लेते हैं तो देख सकते हैं हम यहाँ पर कि ये कंपनी का टॉप लाइन हमेशा बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर साल कंपनी अपना सेल को बढ़ा रही है, मतलब कंपनी बिजनेस ग्रो कर रही है। और यही पहला पॉइंट है दोस्तों कि कंपनी, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो उसने अपना बिजनेस ग्रो करना चाहिए। दर साल इस कंपनी के अंदर ग्रोथ दिखनी चाहिए। लेकिन कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का जो धंधा कर रही है, अगर कोई कंपनी जूते बेच रही है तो वो कंपनी कितने जूते बेच रही है, पिछले साल से इस साल ज्यादा बेच रही है कि नहीं बेच रही है, ये हमें इस चीज से पता चलता है। तो हमने कभी भी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसका बिजनेस ग्रो कर रहा है दोस्तों। इसी के बाद ये बॉटम लाइन। बॉटम लाइन को हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। नेट प्रॉफिट वो होता है दोस्तों जिसमें पूरे एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, अदर डेप्रिसिएशन, टैक्सेस वगैरह कट करके उसके बाद जो हमारे पास कैश बचता है उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो नेट प्रॉफिट दोस्तों हमेशा बढ़ता हुआ होना चाहिए। ये कंपनी हम देख सकते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, नेट प्रॉफिट से हमें कंपनी का एक्चुअल जो प्रॉफिट होता है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसके अंदर अदर इनकम भी इंक्लूड होते हैं। अभी ये अदर इनकम किससे आए हैं, इसके लिए हमें कंपनी के जो मेन रिजल्ट होते हैं उससे हमें पता चलते हैं कि ये अदर इनकम किस चीज़ से आए। कहीं कंपनी ने अपनी कोई प्लांट तो नहीं बेचे, कहीं कंपनी ने ऐसी कुछ चीज़ तो नहीं बेच दी कि भाई उसकी वजह से इसके अंदर पैसे आ रहे हैं, तो ये चेक करना होता है। तो नेट प्रॉफिट कंपनी की क्लियर इमेज नहीं दर्शाता है, तो वो क्लियर इमेज दर्शाने का काम ऑपरेटिंग प्रॉफिट करता है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होता है कंपनी ने जितना सेल किया है उसके बाद कंपनी को उस सेल करने में कितना खर्चा उठाया है दोस्तों। मतलब यहाँ पर अगर देखें 2020 में देखें तो कंपनी ने 2400 करोड़ का सेल किया है, लेकिन उस सेल के लिए कंपनी ने 2000 करोड़ का एक्सपेंसेस किए हैं। मतलब जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस होता है, जो कुछ लेबर का पेमेंट होता है, सभी को एक्सपेंस मिला के इतना वो एक्सपेंसेस कर रही है। तो उसके बाद जो पैसा बचता है उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो कंपनी के स्ट्रेंथ को दर्शाता है, या फिर एक क्लियर इमेज दिखाता है कि कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, उसके बाद उसके खर्चे माइनस करके उसके बाद कितना पैसा बच रहा है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्शाता है। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, अगर आसान भाषा में बताए कि अगर कंपनी 100 रुपए का बिजनेस कर रही है तो उसके पीछे कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दर्शाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12%, 13%, 15%, 16, 15, 17 ऐसे परसेंट के हिसाब से दिखाया है। तो ये हमेशा बढ़ता होना चाहिए, और अगर 15% से ज़्यादा है तो ये कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है दोस्तों। कहीं कहीं कंपनियां छोटी होती है, उसके अंदर आपको 6%, 7%, 10% तक की भी दिखाई देते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंट अपनी ग्रोथ दिखा रही है, एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम मान सकते हैं। तो पहले पॉइंट पे हमने देखा टॉप लाइन, मतलब कंपनी अपना बिजनेस कितना करती है वो बढ़ता होना चाहिए। बॉटम लाइन मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट है बढ़ता होना चाहिए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी अगर 100 रुपए का माल बेचती है तो उसके पीछे कितना पैसा कमाती है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दर्शाता है। तो हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% से ज्यादा होना चाहिए। अगर कंपनी छोटी है, स्मॉल कैप, मिड कैप है,
तो कंपनी अगर 5-10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देती है तो वो रेगुलर बढ़ता होना चाहिए दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों आरओई। आरओई का मतलब ये होता है दोस्तों कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से लिए हुए पैसे के ऊपर वो कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, उसे आरओई कहते हैं। आरओई दोस्तों जब भी कंपनी के ऊपर कोई किसी किस्म का कर्जा नहीं होता है तो आरओई एक क्लियर इमेज दर्शाता है। लेकिन अगर कंपनी के ऊपर कर्जा है तो उस टाइम पर आरओसी ये एक क्लियर इमेज दर्शाता है। आरओई कितना होना चाहिए दोस्तों? आरओई हमेशा बढ़ता हुआ होना चाहिए और वो भी 15% से अगर ज्यादा है तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर इस कंपनी में हम देखते हैं कि 16.5 का ये आरओई है, मतलब कंपनी यहाँ पर बहुत ही अच्छा अपना ग्रोथ दिखा रही है। हमारा थर्ड पैरामीटर है दोस्तों आरओसी। आरओसी का मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब ये होता है दोस्तों कि कंपनी को चलाने के लिए कंपनी ने किन किन से पैसा लिया है। मतलब अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर से 100 रुपए लेती है और फिर भी कंपनी को पैसा कम पड़ रहा है और वो बैंक से 100 रुपए लेती है, इसका मतलब कंपनी ने अपनी कंपनी को चलाने के लिए 200 रुपए लिए हैं। एक पहले 100 रुपए और दूसरे कर्ज से 200 रुपए। तो ये 200 रुपए के ऊपर कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है वो दर्शाता है आरओसी। मतलब पूरे कैपिटल के ऊपर उसको कितना परसेंट का रिटर्न मिल रहा है वो हमें आरओसी दर्शाता है। अभी इस कंपनी के एग्जाम्पल में यहाँ पर देखें तो कंपनी का आरओसी 10%, 10%, फिर 14%, 19%, 18% और अभी 19%। मतलब कंपनी का आरओसी कंटिन्यूली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आरओसी 15% से अगर ज्यादा है तो बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। अगर कंपनी कभी छोटी है तो 10% भी होने से चलता है, लेकिन ये बढ़ता हुआ होना चाहिए दोस्तों। आरओई का मतलब शेयर होल्डर से लिए हुए पैसे के ऊपर कंपनी कितना पैसा कमा रही है, और आरओसी मतलब कंपनी के जितना कैपिटल है उसके ऊपर कितना रिटर्न बना रही है, उसको आरओसी कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको आरओसी और आरओई ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हमारा अगला पैरामीटर है दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो। ये वो रेशो होता है जहां पर कंपनी के पास कितने पैसे हैं और कितने उसके ऊपर कर्जा है, ये रेशो वो दर्शाता है। अगर ये रेशो 1 से ज्यादा है तो थोड़ी थोड़ी चिंता की बात होती है, लेकिन इसको कंपैरिजन करने के लिए आपको उसी सेक्टर की दूसरी कंपनी के साथ कर्जा कंपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ सेक्टर की कंपनियों को चलाने के लिए कर्जा ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन कुछ सेक्टर की कंपनियों में ज्यादा कर्जे की जरूरत नहीं पड़ती है। इस कंपनी को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.11 का है। मतलब कंपनी के ऊपर बहुत ही कम कर्जा है। यहाँ पर देखें तो कंपनी के पास रिजर्व्स 1800 करोड़ के हैं, जबकि कंपनी के ऊपर डेट 200 करोड़ का है। मतलब बहुत ही ज्यादा रिजर्व है उसके पास, इसलिए कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.11 का है। मतलब बहुत ही कम डेट हम कह सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी के सेम सेक्टर की बाकी कंपनियों के ऊपर कितना कर्जा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0.23 का, यहाँ पर 0.0 मतलब ये कंपनी डेट फ्री है। यहाँ पर देखें तो 0.11, 0.25, 0.0, फिर 0.01। मतलब इस सेक्टर के अंदर ज्यादा लोन की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। तो ये हमेशा डेट टू इक्विटी रेशियो अपने सेक्टर की अदर कंपनियों से कंपेयर करना चाहिए। और दरअसल देखें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम ही होना चाहिए दोस्तों। हमारा अगला पैरामीटर है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्यों जरूरी होता है दोस्तों? क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी प्रमोटर की होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर उस कंपनी के ऊपर विश्वास रखते हैं तो हमेशा उस कंपनी के अंदर अच्छा सा स्टेक लेके रखते हैं। अगर कोई कंपनी के अंदर इश्यू चल रहा है तो सबसे पहले प्रमोटर ही अपने शेयर को बेचकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते समय बहुत ही ज्यादा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के प्रमोटर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी अपना स्टेक कम करते हैं। तो इस चीज में हमने देखना चाहिए कि कंपनी के प्रमोटर किस लिए हमारा अपना स्टेक कम कर रहे हैं, वो भी अपने डिटेल में जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन किसी भी कंपनी के अंदर प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन अगर उसके अंदर एफआईज और डीआईज भी इंक्लूड है और उनके पास अच्छी खासी अगर शेयर होल्डिंग है
तो उसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती। लेकिन अगर किसी कंपनी के अंदर प्रमोटर भी अपना स्टेक बेच रही है, एफआईएसडीएस भी अपना स्टेक बेच रही है और ज़्यादातर अपनी पब्लिक की और ज़्यादातर पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ रही है, तब ये चिंता का विषय हो जाता है दोस्तों। किसी भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए एफआईएस और डीआईएस हमेशा आगे रहते हैं और प्रमोटर भी अपनी कंपनी, अगर अच्छी कंपनी है तो उसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी वो रखती है। लेकिन कंपनी अगर खराब निकलती है या फिर कुछ उसके अंदर कुछ इश्यू चल रहे हैं तो कंपनी के प्रमोटर ही भागने वाले पहले बंदे होते हैं। ऐसे कंपनी में हम देख सकते हैं कि एफआईएस डीआईएस और प्रमोटर्स एक अच्छी खासी होल्डिंग करके रखिए तो इस ऐसे सिचुएशन में कंपनी के प्रमोटर के पास कम होल्डिंग भी रहेगी तो चल जाता है दोस्तों। लेकिन बहुत छोटी कंपनियों में प्रमोटर अपने पास कम स्टेक रखता है क्योंकि छोटी कंपनियों को चलाने के लिए उनको कैपिटल की जरूरत पड़ती है और छोटी कंपनियों को लोन देने के लिए भी बैंक दिक्कत देती है। इसलिए उसके उनके पास यही एक ऑप्शन रहता है कि अपने शेयर मार्केट में बेचो और उससे अपना कैपिटल गेन करो। तो इस वजह से भी छोटी कंपनियों में प्रमोटर की होल्डिंग कम रहती है। तो जब भी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालिसिस करते हैं इन चीजों के ऊपर ध्यान जरूर दें। अगला पैरामीटर है दोस्तों बिजनेस मॉडल। कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए जो आज भी चले और आने वाले 10 साल में भी चले। जैसे कि आईटी सेक्टर आज भी चलने वाला है और आने वाले 10 साल में इसका इस्तेमाल और भी ज्यादा होगा। मतलब इस बिजनेस को फ्यूचर में और भी ज्यादा स्कोप है या फिर और भी ज्यादा ये ग्रो करने वाला है। तो ऐसे बिजनेस मॉडल को आपने चुनना चाहिए जो आने वाले 10 साल में और भी ग्रो करेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आगे आगे आने वाले 10 साल में ये और भी ज्यादा ग्रो करने वाला है। जैसे कि ग्रीन एनर्जी जो आगे आने वाले सालों में और भी अच्छा ग्रो करने वाली है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं या बिजनेस होते हैं जो आगे आने वाले सालों में अच्छा खासा बिजनेस ग्रो करती है। और कंपनी किसी भी सेक्टर के अंदर हो उस कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल, वो मैनेजमेंट उसको उस बिजनेस को कैसे मॉडलिंग कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसलिए किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखना बहुत जरूरी होता है कि वो अपने बिजनेस को किस तरह से चला रही है, कहाँ से सामान ला रही है, कहाँ सामान बेच रही है, वो बेचने की प्रोसेस क्या है, उस बिजनेस को समझो, उसके बाद ही उसके अंदर इन्वेस्ट करो। बिजनेस मॉडल समझना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। और हमारा सबसे आखिरी वाला पॉइंट, मतलब सबसे आखिरी वाला पैरामीटर है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है दोस्तों, और वो है मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी की या फिर किसी भी बिजनेस का एक जड़ होता है उसका मैनेजमेंट। विजय केडिया जी किसी इंटरव्यू में कहते हैं, अगर मुझे कोई खराब कंपनी एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ दी तो मैं उसमें अंदर इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन कोई अच्छी कंपनी खराब मैनेजमेंट के पास दूं तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट ही उस बिजनेस की नींव होती है दोस्तों। जितना अच्छा मैनेजमेंट उतनी अच्छा बिजनेस ग्रो करने में आसानी होती है। किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट वेल एजुकेटेड हो, वेल एक्सपीरियंस हो। जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसका मैनेजमेंट हमने देख लेना है कि भैया जो मैनेजमेंट है उसने इस फील्ड में कितना साल का एक्सपीरियंस है, उसने एजुकेशन कहाँ से लिया है, उसकी पूरी डिटेल जानकारी लेना है। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी आती है भाई कि किसी भी मैनेजमेंट के ऊपर कभी रेड फ्लैग नहीं लगना चाहिए, कभी उसके ऊपर स्कैम नहीं लगना चाहिए, या फिर बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट होते हैं जो फ्रॉड केस में फंसे हुए होते हैं। तो ऐसे कंपनी को हमने कभी नहीं चुनना है दोस्तों। हर बार कंपनी के मैनेजमेंट एक क्लीन होना चाहिए। कोई भी कंपनी के अंदर अगर ऐसा मैनेजमेंट टीम के अंदर ऐसा मेंबर है कि उसके ऊपर पहले कभी रेड फ्लैग लगा हुआ है या उसके अंदर कोई फ्रॉड केस चल रहा है तो ऐसे कंपनी के अंदर कभी इन्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये पॉइंट देखे, ये 7 पैरामीटर हमने देखे जिसके अंदर आपको डिटेल में पता चल गया होगा कि वो कौन से पैरामीटर हैं जो हमने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले देखने चाहिए। तो पहले हमने पहला पैरामीटर देखा टॉप लाइन, बॉटम लाइन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो क्या होता है हमने जाना। उसके बाद आरओई, फिर आरओसीई, फिर डेट टू इक्विटी रेशियो, बाद में शेयर पैटर्न और बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट। ये 7 पैरामीटर है जो आपको एक अच्छे और मल्टीबैगर शेयर ढूंढने में मदद करेगा। अगर कोई कंपनी इसके अंदर फुलफिल करती है तो मैंने आपको पहले ही कहा है 10 में से 7 कंपनी आपकी मल्टीबैगर साबित होगी दोस्तों। बाकी भी कोई पैरामीटर होते हैं जिससे हम देखकर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये 7 पैरामीटर एक बेसिक पैरामीटर है जो आप आसानी से ढूंढ सकते हो और आसानी से आपको मिलेंगे और आसानी से आप इसको
समझ भी सकते हो। एक बिगिनर्स के लिए इतने इंफॉर्मेशन के साथ भी आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो या खुद के दम पर आप किसी कंपनी को एनालिसिस कर सकते हो। जब भी हम किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमको ये पता होता है कि हाँ भाई, ये कंपनी मैंने सर्च की है, ये कंपनी मैंने एनालिसिस की है और इसके अंदर का प्रॉफिट, मिलने वाला प्रॉफिट, ये मेरे दम पे, मैंने अपने नॉलेज के ऊपर ये प्रॉफिट हमने गेन किया है। तो एक अलग खुशी होती है दोस्तों। इसलिए ये 7 पैरामीटर देख के आपने इन्वेस्ट करना है। सभी पैरामीटर मैंने अच्छे से समझा दिए, आपको समझ में आया होगा मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।